नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताड़ीखेत अल्मोड़ा के बहुउद्देशीय शिविर में किया प्रतिभाग। सीएम धामी बोले, प्रशासन से जुड़े कार्य क्षेत्र में ही सुलभ कराने के हो रहे प्रयास, मातृशक्ति के कल्याण को समर्पित होकर रहे कार्य। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। नैनी सैनी एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। एयरपोर्ट विस्तारीकरण से बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। रुद्रपुर में साइकिलिंग चैंपियनशिप में शामिल हुई खेल मंत्री रेखा आर्य। साइक्लिस्ट्स का किया उत्साहवर्धन। खिलाड़ियों से की अपील, वेलोड्रम में करें नियमित अभ्यास। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार की वरिष्ठ प्राध्यापिका से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की डिजिटल ठगी। 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए रुपए। प्राध्यापिका ने अपनी जमा पूंजी के साथ रिश्तेदारों से भी रकम लेकर ठगों को सौंपी। और चमोली के पोखरी स्थित स्कूल परिसर में घुसे भालू। एक छात्र को झाड़ियों में खींचा। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए छात्र को छुड़ाकर भालू को भगाया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सोमवार को अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस शिविर में पात्र लोगों को सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले की लगभग 77.25 करोड़ रुपए की लागत की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और न्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन से जुड़े सभी कार्य और सेवाएं जनता को उनके ही क्षेत्र में सुलभ कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सरकार की अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन करने के साथ ही समय समय पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर जनता की समस्याओं को मौके पर ही त्वरित समाधान भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में मातृशक्ति के कल्याण के लिए भी समर्पित होकर कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नैनी सैनी एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के प्लान की जानकारी ली। सतपाल महाराज ने बताया कि 70 एकड़ भूमि में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कार्य होना है, जिसमें 432 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जहां एक तरफ क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं सेना के विमानों के लिए भी आसानी होगी। बता दें कि विस्तारीकरण के बाद नैनी सैनी एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान उड़ान भर पाएंगे। कुल 70 एकड़ क्षेत्रफल में नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 432 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तार से रनवे की लंबाई बढ़ने से इसमें 72 सीटर जैसे बड़े विमान यहां पर उड़ान भर सकेंगे, जिससे क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह एयरपोर्ट चीन और नेपाल की सीमाओं के पास होने के कारण सामरिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण और भारतीय सेना के विमानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। रुद्रपुर स्थित शिवालिक वेलोड्रोम में आयोजित 77वीं सीनियर, 54वीं जूनियर और 40वीं सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को साइकिलिस्ट्स का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि साइकिलिंग वेलोड्रोम के बनने के बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड जल्द ही साइकिलिंग की नर्सरी के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रदेश में जो खेल ढांचा विकसित किया गया है, उसमें साइकिलिंग वेलोड्रोम सबसे अहम है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी नियमित रूप से यहां आकर अभ्यास करें, जिससे वे 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक में पदक के दावेदार बन सके। ये वेलोड्रोम इसी निमित्त इसी के साथ बनाया गया था कि हम नेशनल गेम में बेहतरीन करें, वो भी बेहतरीन रहा और लगातार उसके बाद में इसकी लेगेसी चलती रहे। वो उसके क्रम में आज ये बड़ी चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, जहाँ देश भर से बच्चे पहुँचे हैं, जहाँ सीनियर कैटेगरी में भी हो रही है, जूनियर कैटेगरी में भी हो रही है और सब जूनियर कैटेगरी में भी चैंपियनशिप हो रही है।
तो इन बच्चों को जिस प्रकार से इनकी गति को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गति इतनी तेज़ होगी कि बहुत जल्द जो है ये नेशनल में भी ये बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बागेश्वर विकासखंड कार्यालय सभागार में एक व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने स्वयं जनता दरबार का आयोजन कर आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सामने आई। हमारे सभी जो 23 विभाग हैं सभी के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, उसमें भी जो व्यक्ति हैं सभी अपने परेशानियां लेके आ रहे हैं और स्टॉल्स जो हैं उनका फ़ायदा ले रहे हैं। राशन कार्ड है उसमें यूनिट्स भी ऐड हो रही हैं, नए पेंशन्स के प्रकरण भी काफ़ी आ रहे हैं, तो इन सभी प्रकरणों का संज्ञान लिया जा रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने जनता की शिकायत भी सुनी, उसमें अभी तक जो है वो 80 शिकायतें हैं। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य योजनाओं को धरातल पर उतारना है। इस बार का जो जनता दरबार का जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला कार्यक्रम है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही देख रहे हैं पूरे प्रदेश को, और शाम को पूरा डाटा उनके पास जा रहा है और एक एक व्यक्ति की चिंता वो खुद भी कर रहे हैं। और जहां पर कमी देखने को मिल रही है तो सारे उत्तराखंड शासन में बैठे हुए सचिवों की भी ड्यूटी इस पर लगा रखी है। तो बहुत पैनी नज़र से इस कार्यक्रम को जो है समाधान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ग्राम आरे के प्रधान दीपक खेतवाल ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, सड़क की बदहाल स्थिति और पेयजल समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। ग्राम ग्वाड़ की प्रधान जानकी ने अपने क्षेत्र में सड़क और पानी की गंभीर समस्या बताते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की है। सुअर की समस्या और जंगली भालू, तो हमारे गांव में जो कि नगर पालिका का प्रथम गांव है जहां पर जंगली भालू देखा गया है, कल परसों वही पुरकोट में जंगली भालू 3 भालू एक साथ देखे गए, तो उनसे भी बहुत खतरा है, जंगली सुअरों का आतंक है। साथ ही मैंने आज जिलाधिकारी महोदय से एक पूरे जिले के लिए एक अनुरोध किया कि किसी भी कारण से एक बंदूक का लाइसेंस अगर उन ग्राम सभाओं को मिल जाए, जिन ग्राम सभाओं में बंदूकें नहीं हैं, तो इन जंगली जानवरों से खतरा हमें एक राहत महसूस होगी। वो वही पानी का ही समस्या है और रोड की समस्या है। रोड को कटे हुए हमारे 12 साल हो गए, अभी तक सोलिंग नहीं हो रखी है, चौड़ीवाला नहीं हो रखी, कोई पिलर नहीं लगे हैं। और पानी का जो घर घर वाला पानी है उसमें खाली नल लगे हैं, पानी नहीं है उसमें। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की पूर्व तैयारी चल रही है। इस फेज में अभी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मैपिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना है। मैपिंग के आधार पर जो व्यक्ति अपना निर्वाचन नियमावली में नाम ढूंढ पाते हैं उनको मैप किया जाएगा और जो नहीं ढूंढ पाते हैं उनसे भविष्य में दस्तावेज की मांग की जाएगी। इस कार्य में राजनीतिक दलों का सहयोग भी लिया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सभी मतदाताओं से बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क स्थापित करने के साथ ही सूची में नाम दर्ज होने के लिए खास अनुरोध किया है। देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जो है पूर्व तैयारियां चल रही हैं। अभी बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर केवल मैपिंग का कार्रवाई किया जा रहा है। इस फेज में कोई भी दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को जमा नहीं करना है। मैपिंग के आधार पर जो व्यक्ति अपना निर्वाचक नामावली में नाम ढूंढ पाते हैं उनको मैप किया जाएगा और जो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं उनसे भविष्य में दस्तावेज की मांग की जाएगी। वो केवल 10 से 15% वोटर्स से ही जमा करने की अपेक्षा किया जाएगा। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी ने बताया कि अभी सभी बीएलओ घर घर जाकर 30 वोटर्स को प्रत्येक दिन कवर करेंगे। मैं हमारे बीएलओस प्रत्येक वोटर्स के घर घर जा रहा है, घर लोगों को बताया जा रहा है किस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भविष्य में भरा जाना है और उनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है या नहीं, वो पूरी हेल्प करेंगे। वहीं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे और मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करेंगे, जिसमें 40 साल और उसके ऊपर के लोगों की डायरेक्ट मैपिंग की जा रही है ताकि आसानी से कार्य संपन्न हो सके। अभी प्रिया सायर के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊंगा तो फील्ड लेवल पे एक बीएलओ के माध्यम से हम लोगों ने कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड आउटरीच विद एवरी इलेक्टर एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें बीएलओ मैक्सिमम फील्ड विजिट में मैक्सिमम इलेक्टर से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि 2003 में उनका या उनके
पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम कहाँ पर था। इन केस अगर कोई आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का है तो उनसे वो डिटेल नोट कर रहे हैं, ताकि आगे जब अपकमिंग SR में जब एक्चुअली SR स्टार्ट होगा उस दौरान उनको मैपिंग करने में सुविधा होगी। चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड पोखरी में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला राजकीय जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर का है, जहां विद्यालय परिसर में घुसे भालू ने स्कूली छात्र पर हमला कर दिया। घटना आज सुबह की है, जब अचानक भालू स्कूल परिसर में घुस आया और कक्षा के पास मौजूद एक छात्र को उठाकर पास की झाड़ियों की ओर ले गया। तभी एक छात्रा और शिक्षक झाड़ियों की ओर दौड़े, जिसके बाद भालू छात्र को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घटना में छात्र घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इस घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने शासन, प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि विद्यालयों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं प्रधानाध्यापक उपेंद्र सती का कहना है कि 2 भालुओं ने स्कूली बच्चों पर हमला किया था, लेकिन छात्रा ने साहस दिखाते हुए भालू को भगा दिया। 9:30 के करीब 2 भालू स्कूल में आते हैं और हमारे एक बालक जो आरव है उस पे झपटा, पीछे से झपटा मार करके, और उसने बहुत सारे कपड़े पहने थे तो इसलिए वो बच गया। बहुत शार्प नाखून होते हैं उसकी आरी की तरह, तो सारे कपड़े फाड़ करके और उस बच्चे को भगाया है। और वो बच्चा दूसरे भालू के डर से वो सामने से खड़ा हुआ तो ये नीचे गिर गया, भालू झाड़ियों में गिर गया, झाड़ियों में रहा। और दूसरा भालू फिर बच्चों के पीछे दौड़ा तो सारे बच्चे क्लासरूम में चले गए, एक जो 7th की क्लास है, और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो भालू ने बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। हम सारे लोग तब तक पहुंच गए थे, तो भालू भाग गया, लेकिन बहुत बड़ी घटना होने से बच गई है। और हमारे जो ये आरव को, जिसको भालू ने झपटा मारा है, उसको बचाने के लिए हमारी कक्षा 8 की कुमारी दिव्या है, इस बालिका ने बहुत साहस दिखाया। वहीं लगातार भालू के हमले से समूचे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग के मुखिया RK मिश्र का कहना है कि जंगली जानवरों के बढ़ते हमले को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। गांव के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल भी उसी गांव के अंदर में आता है। अभी एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे पौड़ी में भी एक नया पहल किया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्कूल का टाइमिंग में स्लाइटली चेंज किया जाए, क्योंकि सुबह और शाम को जानवर का गतिविधि बढ़ जाता है। तो उस टाइम में हमने टाइम को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो हो जाएगा। और इसके साथ जहां पर अति संवेदनशील एरिया है वहां पर DOs को कहा गया है कि हमारे पास जो मैन पावर है उसको भी मोबिलाइज किया जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल में छोड़ा जाए। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में आज स्कूली बच्चों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा नशे के दुष्परिणामों को लेकर विभिन्न नाटकों का मंचन किया गया। साथ ही भाषण प्रतियोगिता के जरिए भी बच्चों ने मौजूद लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया। जहां पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के कुप्रभावों के प्रति जागरूक कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सार्थक करने का यह एक प्रयास है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा स्कूली छात्रों को मुख्य रूप से इसमें टारगेट किया गया, ताकि अगर हम अपने युवाओं को, अपने भविष्य को अगर नशे के प्रति जागरूक कर पाए तो हमारा देश कैसे सजग व सशक्त बन सकता है। इस हेतु हमारे द्वारा पुलिस लाइन परिसर पिथौरागढ़ में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। वहीं प्रतिभागी स्कूली बच्चों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवा नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होंगे और भविष्य में गलत राह पर जाने से बचेंगे। ये हमें पता है कि हमारे फ्यूचर जो अभी के स्टूडेंट्स है उस पर डिपेंड करता है, तो आई पर्सनली फील लाइक कि ये कैंपेन जो यंग स्टूडेंट्स है उनके माइंड पे कोई ना कोई थॉट्स लाएगा, जिसके वजह से वो बड़े होकर जो गलत स्टेप्स ले सकेंगे। I mean, हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट क्या पता बड़े होकर वो कोई गलत स्टेप ले, बट उनको याद आएगा कि हम एक बार एंटी ड्रग कैंपेन में भी आए थे और उन्होंने हमें कितना सारी चीजें बताई। यहाँ वक्त तो चलाए छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं? 8
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित अन्नदाता उत्सव के तहत किसानों के लिए जागरूकता और संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को सम्मान देना, उन्हें आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। वहीं देहरादून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर बिजनेस एंड ऑपरेशंस विनोद कुमार ने DD न्यूज उत्तराखंड के संवाददाता अवधेश नौटियाल से खास बातचीत में किसानों को लेकर चल रही विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी है। आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस मनाना है। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम तरह के आयोजन कर रही हैं और तमाम जो किसानों से योजनाएं हैं उसको देखा जा रहा है। तमाम जगह मॉनिटरिंग हो रही है और किसानों को क्या कुछ मिला है और क्या कुछ भविष्य में मिलने वाला है, 2026 में मिलने वाला है, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो SBI है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय स्टेट बैंक की, क्योंकि वो किसानों के लिए तमाम योजनाएं लाता है ताकि किसान सशक्त हो सकें, मजबूत हो सकें। इन्हीं सब चीज़ों की बातचीत के लिए आज हमारे साथ विनोद कुमार सर हैं जो DGM है बिजनेस एंड ऑपरेशन SBI के। हम उनसे जानेंगे कि क्या की योजनाएं रही और किस तरह वो किसान दिवस मना रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आज जो राष्ट्रीय किसान दिवस है किस तरह इसको देखते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कितने किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है? किसानों के साथ भारतीय स्टेट बैंक का संबंध बहुत पुराना है और हम लोग देश के विकास में हम हमेशा किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। किसान हमारे सिर्फ वो खेती नहीं करते हैं, वो अन्नदाता हैं पूरे देश के लिए और इसीलिए भारतीय स्टेट बैंक 8 से 23 दिसंबर तक अन्नदाता उत्सव मना रहा है। और इस अवसर पे सबसे पहले मैं जितने हमारे किसान भाई हैं उनका मैं पूरे भारत के लोगों के लिए जो अन्न उत्पादन करके जो उन्होंने स्वतंत्रता लाई है अपने इस क्षेत्र में, उसके लिए मैं उनका नमन करता हूँ। सर आगे के लिए क्या कुछ योजनाएं थे किसान सशक्त हो, क्योंकि आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2026 में बहुत अच्छा काम हुआ, 2025 ओवरऑल 2025 को देखें तो कितनी योजनाएं किसानों के लिए आई और किस तरह से उनका आप लाभ वो कर पा रहे हैं? बहुत सारे बैंकों के बीच में, किसानों के बीच में सीधा संवाद हमने स्थापित करने की कोशिश की है। किसानों के लिए बहुत सारे अपने नए नए कार्यक्रम आए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों का सम्मान करना है। बैंकों और किसानों के बीच जो संवाद हुआ है, हम लोग बैंक अभी किसानों के पास तक जा रहे हैं। बहुत सारे DFS की योजनाएं आई हैं जिनके कारण भी हम लोग चौपाल कर रहे हैं। किसानों में जाकर के रात्रि शिविर भी आयोजित की भारतीय स्टेट बैंक ने और उनके साथ उनके बहुत सारे स्कीम्स लाई गई जिनके अंदर फंडिंग की जा रही है। किसानों का विकास जब होगा उसके साथ साथ ही आर्थिक विकास होगा, इसलिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है हमारा, PM FME है, PM कुसुम है, किसान समृद्धि ऋण अलग हमारा केसर करके जो हम देते हैं उसमें, और इसके बाद बहुत सारी फाइनेंसिंग एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं। फार्म टू टेबल तक कैसे आए लोगों के पास तक, इस पूरी प्रक्रिया में किसानों के हितों की रक्षा कहाँ बेहतर हो सकती है, उन्हें मार्केट से कहाँ बेहतर प्राइस मिल सकता है, इस पूरे वैल्यू चेन को अग्रणी तौर पे स्टेट बैंक देख रही है और इसमें हम जहाँ भी सहयोग कर सकते हैं किसानों के साथ मिल करके आर्थिक विकास में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये थे विनोद कुमार सर जिन्होंने साफ बताया कि जो किसानों को अब जो है घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको जानकारी होनी चाहिए और जानकारी जो है SBI देगा। आप SBI आइए, अगर आपके पास पैसे नहीं है अपने कृषि उपकरण खरीदने के लिए या कृषि करने के लिए तो आप आ सकते हैं। तमाम योजनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं के बारे में समझिए और बिल्कुल आसान किस्तों पर अपना लोन लीजिए ताकि जो आपकी फसल है वो और बेहतर हो सके। और फसल बीमा की भी सुविधा है, अगर किसी कारणवश से, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, बारिश लगातार रहती हैं, उसका भी अगर आपको डर है तो उसकी सुविधा भी SBI देता है। और SBI साल भर तमाम तरह की स्कीम चलाता है जिससे किसान ही नहीं आम जनता को भी बड़ी राहत हो। कैमरामैन मनोज लखेर के साथ अवधेश नौटियाल, DD न्यूज देहरादून। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में कुल 45 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका समाधान करने के लिए जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल ने निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में टिहरी बांध प्रभावित बौर गांव के रमापति बिजलवान और हर्षपति ने 15 साल पहले 10 बीघा की जगह पर 6.5 बीघा भूमि मिलने की शिकायत की, जिसकी पुष्टि विभागीय जांच में भी हुई। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने संबंधित विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा 10 गांवों के विस्थापन की मांग का मामला भी जनता दरबार में उठा, जिस पर DM ने बताया कि इस संबंध में THDC से बातचीत चल रही है। DM ने कहा कि जनता दरबार और जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आम जनता की
समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। पुराने मैटर्स भी है उसको पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसको भी रिजॉल्व करें। कम आ रहे हैं तो देखेंगे क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या मैटर्स हैं, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स को निकालना पड़ता है तो उसमें टाइम भी लगता है। बट जैसे हम लोगों ने पिछले 6 महीने में इतनी गति लाके इतने सारे मैटर्स रिजॉल्व करें, आप खुद भी देखेंगे लॉटरी की प्रक्रिया भी बीच में कराई है, लोगों को जितना आवंटन हम दे सकते थे कराया, ऐसे ही हम लोग आगे कराएंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित राजकीय महाविद्यालय की एक वरिष्ठ प्राध्यापिका को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 11 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। व्हाट्सएप कॉल पर खुद को जांच एजेंसी का उच्च अधिकारी बताकर आरोपी ने प्राध्यापिका को पहले झांसे में लिया। इसके बाद आरोपी ने प्राध्यापिका के मन में इस तरह से दहशत बना दी कि वो लगातार 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रही। इन 11 दिनों में उन्होंने न सिर्फ अपनी जमा पूंजी गंवाई बल्कि रिश्तेदारों से भी रकम लेकर ठगी के हवाले कर दिया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि साइबर ठग ने पहले महिला को विश्वास में लिया और फिर साइबर ठगी की गई। इस मामले में अभी 0 FIR दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही ठगों तक पहुंचेगी। थाने में आकर शिकायत की गई कि उससे 1 करोड़ 11 लाख रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए हैं और उसको भय दिखाया गया कि कुछ कार्गो से उसका सामान आया है जिसमें कि उसकी आधार वगैरह जो है इलीगल जो वो सामान है उस कार्गो में वो उसका लगा हुआ है, उसका ID लगा हुआ है। तो महिला इस डर से आ गई और उसको बताया गया कि हम लोग किसी एजेंसी से हैं। तो महिला ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में उन खातों में डाल दिए। इसमें हम लोगों ने थाने में उसमें जांच की और उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी पूरी हम डिटेल निकाल रहे हैं। उत्तराखंड होमगार्ड स्थापना दिवस की रजत जयंती चमोली जनपद में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार और विशिष्ट अतिथि केदारनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले जवानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही 3 सेवानिवृत्त जवानों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि के चेक भी प्रदान किए गए। वहीं होमगार्ड के जिला कमांडेंट दीपक भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड होमगार्ड इस वर्ष 25वीं रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जिसके तहत आज यह समारोह आयोजित किया गया। शासन स्तर पे सब कुछ होता है और मुख्यालय स्तर से शासन पे जाता है, तो जो भी कुछ होता है वहीं से होता है। इसमें मेन जो जवानों का हमारा ड्यूटी भत्ते का है, इस समय जो है हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनको जो है 600 रुपये पर डे और प्लस DA जो महंगाई भत्ता जैसे जैसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार घोषित करती है तो वो DA भी इनको जो है दिया जाता है। इसके अलावा इनको जो है अंतर जनपदीय ड्यूटी जब बाहर जाते हैं या मेलों में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे जो है अभी तक 100 रुपये मिलता था, इस बार मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है 150 रुपये की घोषणा की गई है। वहीं सम्मानित होने वाली होमगार्ड आरक्षी अंजलि और ज्योति ने कहा कि 4 धाम यात्रा में यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार और अच्छे कार्य के लिए उन्हें आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया है, जिससे उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। सम्मानित गोविंद घाट में तैनात हेमकुंड यात्रा में और अच्छी ड्यूटी और अनदेखी महिला होने पर हमने इनको सम्मानित किया गया। होमगार्ड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर मुझे और मेरे साथ के अन्य जवानों को सम्मानित किया गया था और सम्मानित करने के अलग अलग रीजंस भी थे, पर मुझे जिस उपलक्ष्य में मिला हुआ है ये मिला है 4 धाम यात्रा सीजन ड्यूटी के लिए, और जो मुझे सम्मानित किया गया है वो किया गया है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा सीजन ड्यूटी को अच्छे सुचारू रूप से बनाए रखने। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरानंद महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद ने कहा कि आयुर्वेद और योग के नाम पर जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, जब आयुर्वेद महाकुंभ में मंथन होगा तो ऐसी ताकतें स्वयं अलग हो जाएगी और उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि आयुर्वेद महाकुंभ से आयुर्वेद को एक नई ताकत मिलेगी। ऐसा है कि आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि योग के नाम पर दुकान चल रही है, तो
हम तो ये चाहते हैं योग के नाम पर दुकान भी चले, आड़त भी चले, और जब सब कुछ चलेगा, मंथन होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अमृत निकलेगा ही। इसलिए कोई ऐसी चिंता मत करिए, जो भी खोल रहे हैं सबको खुलने दीजिए। जब मंथन होगा तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे मार्केट से, और जो सत्य सनातन होगा वो निकल के आ जाए। हम ऐसा कुंभ करेंगे जिसका आयुर्वेद कुंभ नाम हो। बहुत अच्छा कुंभ है, पूरा कुंभ है, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुई है, पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हुआ है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर राजीव कुरेले ने बताया कि इस 3 दिवसीय आयुर्वेद महाकुंभ में पूरे देश के सभी राज्यों से और विदेशों से 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कुंभ का समापन 24 दिसंबर को होगा। इस महाकुंभ में देश विदेश के आयुर्वेद के बड़े बड़े विद्वान और ज्ञाता आए हुए हैं। और आयुर्वेद के लिए पुण्य भूमि है। हिमालय जो है सारी औषधियों का एक संपन्नता का स्थान है। तो यहाँ पर पूरे देश भर से, मुझे लगता है सारे प्रांतों से और विदेशों से भी हमारे वैद्य और जो शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग आए हुए हैं। और इस बार की थीम है कैंसर एवं रस चिकित्सा। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताड़ीखेत अल्मोड़ा की बहुउद्देशीय शिविर में किया प्रतिभाग। सीएम धामी बोले, प्रशासन से जुड़े कार्यक्षेत्र में ही सुलभ कराने के हो रहे प्रयास, मातृशक्ति के कल्याण को समर्पित होकर कर रहे कार्य। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। नैनी सैनी एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। एयरपोर्ट विस्तारीकरण से बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। रुद्रपुर में साइकिलिंग चैंपियनशिप में शामिल हुई खेल मंत्री रेखा आर्य साइकिलिस्ट का किया उत्साहवर्धन। खिलाड़ियों से की अपील, वेलोड्रोम में करें नियमित अभ्यास। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार की वरिष्ठ प्राध्यापिका से 1 करोड़ 11 लाख रुपए के डिजिटल ठगी। 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए रुपए। प्राध्यापिका ने अपनी जमा पूंजी के साथ रिश्तेदारों से भी रकम लेकर ठगों को सौंपी। और चमोली की पोखरी स्थित स्कूल परिसर में घुसे भालू, एक छात्र को झाड़ियों में खींचा। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए छात्र को छुड़ाकर भालू को भगाया। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।